अब यहाँ पे हम समझेंगे कितने टाइप्स के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोमर्स ये समझ आ गया कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या उनका स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ग्लूकोज वी नो दैट एक एल्डिहाइडिक शुगर है, जबकि फ्रक्टोज एक कीटोनिक शुगर है। यानी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है COH, ठीक है, और कीटोन का मतलब है COR। तो ये दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए मैंने उसे एल्डिहाइडिक शुगर कहा। ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन हैं ग्लूकोज के केस में, तो जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, ठीक है, ऑफ आइदर साइड ऑफ द चेन, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। अगर आप कीटोन की बात करो तो उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो सेकंड कार्बन पे लगता है कीटोन, ठीक है। तो खैर ये हमने बात कर ली यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड वाले आइसोमर्स की, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब एग्जैक्टली ये कौन से टाइप के आइसोमर्स होते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में आप खुद ही आंसर करोगे इस क्वेश्चन को, होपफुली। सो हम आइसोमर्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होता है, जब आपके पास एटम्स के दरमियान में जिस अरेंजमेंट से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अगर वो अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उन्हें आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हो। और अच्छे से समझो, देखो आपके पास ये जो कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, सही है, और ये एक दोनों में 4 कार्बन है और हाइड्रोजन का नंबर भी दोनों में यहाँ पे सेम होगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जिस तरीके से कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कनेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। जबकि स्टेरियो आइसोमरिज्म में कनेक्शन सेम ही होता है। अगर ये चेन ऐसी है तो दूसरे कंपाउंड में भी चेन ऐसी ही होगी, लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को 3D देखोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ऐसे आइसोमर्स को आप स्टेरियो आइसोमरिज्म वाली कैटेगरी में कंसिडर करते हो। तो एटम्स जहाँ पे जिस तरीके से जुड़े हुए हैं वो तो सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका 3D डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर दो कंपाउंड मुझे ऐसे तो सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ऑन पेपर, लेकिन लेफ़्ट से ये कंपाउंड डिफरेंट होगा, राइट से ये कंपाउंड डिफरेंट है। तो इसको आप कहते हो स्पेशल 3D अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो तो स्टेरियो आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अगर कार्बन चेन में डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में, मतलब बेसिकली आपके पास जो कार्बन कार्बन कनेक्शन है, कनेक्शन में डिफरेंस है, तो फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चला जाता है। इसीलिए आप आइसोमर्स को दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हो, समझ आ गया, स्ट्रक्चरल और दूसरा कौन सा, स्टेरियो आइसोमरिज्म। अब इनकी फर्दर डिविजन्स हैं। पहले हम बात करेंगे स्टेरियो आइसोमरिज्म के बारे में एंड देन वील मूव फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब स्टेरियो आइसोमरिज्म को आप डिवाइड करते हो दो मेन ब्रांचेस में, यहाँ पे दो मेन डिविजन्स में। पहला है कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म दिखता है अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स में। ये होता, अच्छा, इनको रोटामर्स भी कहा जाता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड्स में होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आपने बेंजीन में डबल बॉन्ड रोटेशन देखा होगा कि डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, जिसको आप इस तरीके से दिखा रहे होते हो, है ना। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में लाइकवाइज सिंगल बॉन्ड रोटेशन देखने को मिलता है, इसे रोटामर्स भी कहा जाता है। उसके बाद है तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म ऑब्जर्व किया जाता है किस में, अल्केन्स में और साइक्लोअल्केन्स में। सेकंड है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। इसमें आपके पास मेनली हमें यही पढ़ाया जाता है, ये सेकेंडरी लेवल पे नहीं होता, हायर सेकेंडरी लेवल पे नहीं होता, ये वाला टाइप कॉमनली गिवन नहीं होता। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में दो आपके पास
डिविजन्स होती हैं। पहला है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हो, ये वो है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसे ENZ आइसोमेरिज्म, सिन एंड NT आइसोमेरिज्म, एक्सा एंड एंडो आइसोमेरिज्म, ये और भी इसके टाइप्स होते हैं। तो हम सिस एंड ट्रांस के बारे में बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है अल्कीन्स में। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये आपके पास कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्कीन हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास पहली कंडीशन डबल बॉन्ड, दूसरी कंडीशन कि उसके पास डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। अब क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी वजह से जो रोटेशन होगी ग्रुप्स की 3D अगर आप देखोगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। अब जैसे ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, अगर आपके पास इस तरीके से सेम ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने एक दूसरा कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ऑपोजिट ग्रुप भी हैं A और B, यहाँ पे भी ऑपोजिट फंक्शनल ग्रुप्स थे, A था, B था और डबल बॉन्ड भी था, लेकिन जो अरेंजमेंट थी उसकी, उस हिसाब से आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म उसमें देखने को नहीं मिलता। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे। अब जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको डिफरेंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स मिलने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं थे, सेम फंक्शनल ग्रुप था। तो यहाँ पे आपको A दिख रहा है, यहाँ पे B दिख रहा है, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, A है और यहाँ पे B है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट क्या था, B था, इसके ऑपोजिट B था, सेम जो है वो नहीं था, तो ये सिस भी नहीं बनता और ये ट्रांस भी नहीं बनता, क्योंकि एक साइड पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब सिस एंड ट्रांस क्या होता है, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। अगर आपके पास सेम ग्रुप्स होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये फॉर्म जो होती है सिस फॉर्म कहलाती है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रुप्स जो है वो ऑपोजिट इस तरीके से आ जाएँ तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस होगी वो कम से कम हो जाएगी, ये कंपाउंड और स्टेबल हो गया क्योंकि कोई रिपल्जन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये कंपाउंड अभी स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल। तो ये फॉर्म कहलाती है ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे, अच्छा इसी तरीके से आपके पास अगर ऐसी फॉर्म होगी, ये वही सेम मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्चुअल कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर गिवन है और इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है और ये हाइड्रोजन ऊपर है और ये हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे रिपेल करेंगे तो ये सिस फॉर्म हो गई। अगर ये मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाए, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अब कोई रिपल्जन नहीं है, स्टेबल हो गया कंपाउंड, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सिस और ट्रांस के दरमियान में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म क्या होती है, हमने अभी देखा सिस फॉर्म अनस्टेबल है क्योंकि वहाँ पे रिपल्जन हमें देखने को मिल रही है। ट्रांसफॉर्म क्या है, स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सिस फॉर्म। सिस फॉर्म पोलर होती है, ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर होती है, ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर होती है। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये जो देखो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये अगर ये अनस्टेबल है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर ये स्टेबल है, काम है, पीसफुल है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि अब ये पोलर है तो इसके पास और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आगे हम बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम देखते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर बात करें आप मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक कंपाउंड के पैकेजिंग पे। तो ट्रांसफॉर्म में हमने देखा कोई भी हिंड्रेंस नहीं थी, कोई कोई रिपल्जन नहीं थी। जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आपस में रिपेल करें तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक कंपाउंड रिपल्जन की वजह से उनके पास यहाँ पे
जो पैकेजिंग थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लूजली पैक्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं था। ट्रांसफॉर्म में क्या था, यहाँ पे ऑपोजिट कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप्स थे जिसकी वजह से कोई रिपल्जन नहीं थी। रिपल्जन नहीं थी तो पैकेजिंग जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, कंजस्टेड हो गई, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा होता है क्योंकि क्लोज पैकेजिंग होती है या, और सिस फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है क्योंकि लूज पैकेजिंग होती है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकेजिंग पे, उसी तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पे, पोलैरिटी पे। अब क्योंकि सिस फॉर्म पोलर है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। और जो नॉन पोलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो जो नॉन पोलर है वो कम अट्रैक्टिव है, कि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। पहला है, कैसे याद करेंगे आप, RDS से। किससे, RDS से। R से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, D से डेंसिटी, S से सॉल्युबिलिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलैरिटी के। इसका मतलब ये जो पोलर होगा उसमें ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो सिस फॉर्म में सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसमें हमने सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा। सेकंड आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये और भी मज़े का है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वो कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें उन्हें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हो। अरे अरे मतलब इतनी सारी टर्म्स, नो, एक सेकेंड इसको समझता है मैंने अभी क्या बोला है यहाँ पे। देखो आपके पास ये एक रैंडम सोर्स ऑफ लाइट है, हमने एक टॉर्च ले ली, ठीक है। इसमें जब यहाँ पे लाइट यहाँ से निकल रही है तो वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड है। जब आप इसे एक पोलराइज़र नाम के चीज़ से गुजारते हो तो ये एक प्लेन में चलने लगती है, जाने लगती है, ठीक है। तो ये पोलराइज़र क्या होता है, ये कोई भी चीज़, जैसे कि अब कोई भी चीज़ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को पोलराइज़ कर सकते हैं। पोलराइज़ का मतलब एक डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो ये निकोल प्रिज्म इसका एग्जांपल है, या तो आप पोलराइज़र लेंस ले सकते हो, ठीक है। अब पोलराइज़र क्या करेगा, ये जो लाइट थी इस तरीके से हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड थी, इसको इसने क्या कर दिया, पोलराइज़ कर दिया। अब ये सारी की सारी लाइट क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में जाने लग गई। उसके बाद अब ये जो लाइट है इससे आप क्या बोलोगे, इससे आप कहोगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि आपने इसे पोलराइज़र से गुजारा तो ये पोलराइज्ड हो गई है। इसका मतलब एक डायरेक्शन में इसका ये डायरेक्टेड होगी एक डायरेक्शन में। अब आप इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर एक कंपाउंड से गुजारो तो कुछ कंपाउंड्स के पास, वेरी फ्यू कंपाउंड्स हैज़ दिस प्रॉपर्टी कि वो उस लाइट को रोटेट कर सकते हैं या तो राइट या तो लेफ़्ट। कुछ कंपाउंड्स करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते हैं उन्हें आप कहते हो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और जो नहीं करते उन्हें आप कहते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो समझ लो ये हमने यहाँ पे जो कंपाउंड लिया था, सोल्यूशन, उस कंपाउंड का सोल्यूशन लिया था एग्जाम्पल ट्यूब में, उससे हमने इस पोलराइज लाइट को गुजारा। तो इस कंपाउंड ने उस लाइट को, अगर ये लाइट ऐसे थी तो उसको इस तरीके से, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, राइट डायरेक्शन में उसने क्या कर दिया, उसको पोलराइज कर दिया। पोलराइज तो वो थी लेकिन उसे रोटेट कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो कंपाउंड है, अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो रोटेट करेंगे या तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपाउंड रोटेट करेगा लाइट को, ऐसा नहीं है। तो अगर लाइट आपने, पोलराइज लाइट आपने यहाँ इसमें से गुजारी, कोई चेंज नहीं आया, कोई रोटेशन देखने को नहीं मिली, जैसी गई थी वैसी ही निकली यहाँ से, तो कोई चेंज नहीं आया, इसे आप बोलोगे कि ये जो कंपाउंड था इसमें वो बात ही नहीं थी। ये जो कंपाउंड था इसे आप फैंसी लफ्ज़ों में क्या बोलोगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये मैजिकल पावर्स होती हैं कि भाई वो इस लाइट को, इस पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसी थी, इसने रोटेट करके ये एंगल चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
अब इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में दो तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो वो राइट, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि या तो इस तरीके से, या तो आगे या दाएं या बाएं, लेफ्ट और राइट। सो अगर राइट डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, ठीक है। इसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, इसे आप डेक्स्ट्रो भी कहते हो, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो उसे आप कंसिडर करोगे लेवो रोटेटरी कंपाउंड्स, इसे आप एल से भी रिप्रेजेंट करते हो। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज को स्टैंडर्ड है कि आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हो, ठीक है। क्लॉकवाइज अपना एंगुलर मोशन में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पहली बार में भी आपने अगर पहले नहीं पढ़ा तो इसे आप यहाँ पे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे आप पॉजिटिव लेते हो, स्टैंडर्ड एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है फिजिक्स में, यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दैट। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज, इस तरीके से राइट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वो लेवो रोटेटरी है, नेगेटिव साइन और लेफ्ट में हो रही है मतलब, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो ऑप्टिकल, इसी चीज़ को आप कहते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो हमने यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लेवो पढ़ा, ये दोनों कंपाउंड्स आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज भी ऐसा ही है, आपके पास डी ग्लूकोज भी होती है और एल ग्लूकोज भी होती है। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो, ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो तरीके के आपको आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, पहला है एनेंटियोमर्स एंड दूसरा है डायस्टेरियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होता है, उसके ऊपर जाने से पहले मैंने अभी ये कहा था कि ग्लूकोज एंड डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है। तो ये आप जो नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ते हो ग्लूकोज का, वो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेवो ग्लूकोज क्या होगा, क्योंकि इसने रोटेट किया तो ये इसी का मिरर इमेज होगा, इसी का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, जिसका मतलब ये है कि ये सारे जो कंपाउंड, ये ग्रुप्स हैं, ये उल्टे हो जाएंगे, लेफ़्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ़्ट हो जाएगा। तो अगर आप थर्ड वाला कार्बन देखो तो यहाँ पे OH आ गया, इस तरफ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, सही है। ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होगा, इसका भी वही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सुनी होगी, कायरल कार्बन की। अब ये क्या होता है, अगर कार्बन में चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी और R ग्रुप है, यानी लेकिन डिफरेंट ग्रुप है, इन तीनों से अलग है, समझ लो NH2 है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कहलाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। और आपके पास जितने भी कायरल कार्बन्स होते हैं, जितने भी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। कायरल कार्बन का एक दूसरा घर का नाम है, फैंसी नाम है इसका स्टेरियोजेनिक सेंटर, स्टेरियोजेनिक कार्बन या स्टेरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। तो अगर सवाल ये था कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कौन करता है, तो कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बायो में आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, उनका जो मोनोमर अमाइनो एसिड होता है, वो उसका जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है। एक्सेप्शन होती है वहाँ पे ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब के सब कायरल कार्बन और वाले होते हैं, और जिसकी वजह से वो सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो, ठीक है। अब ये एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स क्या है, ये वही है जो हम ऊपर पढ़कर आए अभी। एनेंटियोमर्स आपके पास वही डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म है। अब ये जो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म है, जैसे हमने ग्लूकोज का भी यहाँ पे देखा, अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हों, ठीक है, उन्हें आप एनेंटियोमर्स कहते हो, लेकिन वो सुपर इम्पोज ना कर पाए। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, बहुत आसान सी बात है। अब ये दोनों क्या हैं, ये डेक्स्ट्रो ये लेवो है, दोनों एनेंटियोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज समझ आ गया, लेफ़्ट राइट होगा, राइट लेफ़्ट होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड। अब यहाँ पे अगर मैं इस एल ग्लूकोज को इसके ऊपर रख दूँ, ठीक है, तो ये सेम कंपाउंड नहीं बनाएगा। कैसे, अगर मैं ये वाला
ग्लूकोज इसके ऊपर रख दूँ तो ये, अगर थर्ड कार्बन को हम लोग देखते हैं क्योंकि बाकी सारे कार्बन तो सेम ही हैं, तो थर्ड वाला देख लेते हैं। ये थर्ड कार्बन है। इस कंपाउंड को अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूँगी तो ये तो यहाँ पे तो OH है, तो OH आ गया यहाँ पे, H आ गया यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूँ तो ये सुपर, इसी को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। और आसानी से समझना चाहते हैं आप तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर हैंड्स। तो व्हाट इज़ दैट? नहीं, अच्छा सा हाथ बनाते हैं। ओके, दिस इज़ द लाइट, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड। या सो आपके हाथ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनेंटियोमर्स का। कैसे? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इसमें भी 4 फिंगर्स हैं, यहाँ पे भी 4, एक थंब है, एक थंब है। इसको आप बोलोगे मिरर इमेज है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हाथ को, आप अपने एक हाथ को दूसरे वाले पे रखोगे, राइट को लेफ़्ट पे रखोगे, तो ये थंब तो इस तरफ आ जाएगा ना। इसी को आप कहते हो ये दोनों हाथ मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन दे कैंट बी सुपर इम्पोज, तो उन्हें आप एनेंटियोमर्स कहते हो। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि डेक्स्ट्रो और लेवो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट होती है। कैसे? अभी बताया था हमने। डेक्स्ट्रो में क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, लेवो में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ठीक है। आप ऐसे भी, अच्छा, इसको R और S से भी लिखते हैं कई बार। तो R राइट के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, और S जो है वो लेफ़्ट के लिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल है टार्टरिक एसिड का। इसमें भी आपको L फॉर्म भी देखने को मिलती है और D फॉर्म भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। देखो यहाँ पे ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, यहाँ पे OH है तो इस तरफ OH उल्टी तरफ है। सुपर इम्पोज नहीं होंगे लेकिन मिरर इमेजेस भी हैं, तो ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं। उसके बाद है डायस्टेरियोमर्स। दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस नहीं होते, बल्कि या ये मिरर इमेजेस नहीं होते, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इन्हें आप डायस्टेरियोमर्स कहते हो। सिस और ट्रांस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म तो शो करते हैं, लेकिन ये डायस्टेरियोमर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँ तो 3D फॉर्म में दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड, बट ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन की पोजीशन देखोगे तो वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है। सिस ट्रांस में ऐसा ही होता ना, इस तरीके से तो ये अपोजिट हैं, लेकिन मिरर इमेज कैसे बोलोगे कि राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। तो यहाँ पे अगर CH3 था तो CH3 मिरर इमेज कैसी होगी? अगर CH3 यहाँ पे आता, हाइड्रोजन यहाँ रहता, तो ये मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3H, तो ये मिरर इमेजेस नहीं है। तो ऐसे आइसोमर्स को आप डायस्टेरियोमर्स कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म। ये बहुत आसान सा है और इंटरेस्टिंग भी है। चेन आइसोमरिज्म, नाम से पता लग रहा है ये सारे जितने भी स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स हैं, इनमें नाम से आपको डेफिनेशन पता लग जाएगी। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पहला है चेन आइसोमरिज्म। वो कंपाउंड्स जो आइसोमरिज्म शो करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन द मेन चेन, इन द मेन कार्बन चेन, उन्हें आप चेन आइसोमरिज्म वाले कंपाउंड्स कहते हो, उन्हें आप चेन आइसोमर्स कहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे होगा? स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो सब में ही है ना, लेकिन कहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू द नेचर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। अब नेचर का क्या मतलब है? देखो मेरे पास ये कंपाउंड है ब्यूटेन नाम का, मेरे पास ये भी एक ब्यूटेन कंपाउंड है, लेकिन कार्बन जो है वो दूसरी जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप कहोगे आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से ये भी मेरे पास ब्यूटेन है, लेकिन इसे आप कहेंगे नियोब्यूटेन। तो ये तीनों में फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, C4H10, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया कार्बन चेन की वजह से। तो ये हम कहेंगे कि ये चेन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे जितने भी एन आइसो और नियो वाले कंपाउंड्स होंगे वो चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। अभी एन आइसो नियो क्या होता है? एन ब्यूटेन का मतलब स्ट्रेट चेन। अगर कार्बन की एक चेन अलग, एक ब्रांच या एक चेन अलग से निकली हुई है तो वो आइसोब्यूटेन। अगर दो ब्रांचेस हैं कार्बन की तो नियोब्यूटेन हो गया, ठीक है।
अच्छा, ये तीनों जो अल्केन्स हैं, कौन कौन से पहले वाले तीन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये आइसोमरिज्म नहीं, चेन आइसोमरिज्म नहीं शो करते, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 आइसोमर्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ब्यूटेन जो है वो, आई एम सॉरी, नियो आइसोमरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो हमेशा ये जो आइसो और नियो है, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे आता है, तो आप ऐसे नहीं बना सकते। एक सेकंड, अरे मैम ये बन तो गया नियो, नहीं आप ऐसा नहीं, जो आपके पास चेन हो या ब्रांच होगी ना, वो सेकंड लास्ट कार्बन पे होगी। तो ये तो आपके पास देखो, ये मेन चेन हो गई, ये एक ब्रांच आउट हो गई, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया, नियोब्यूटेन नहीं हुआ ये, तो माय बैड, नियोब्यूटेन नहीं होता। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन आइसो और नियो, और इसी तरीके से आप बहुत सारे और भी इनके आइसोमर्स बना सकते हो, जस्ट बाय चेंजिंग द मेन कार्बन चेन। जैसे ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स हैं। सेकंड आपके पास है रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन का मतलब क्या, कैसे, आसान सी बात है, देखो रिंग से याद कर लो आप साइक्लोअल्कीन, और चेन यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो अल्कीन। तो साइक्लोअल्कीन और अल्कीन आपने सुना होगा, इनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, CnH2n। अल्कीन का भी यही है, साइक्लोअल्केन का भी यही है, और ये जो आइसोमरिज्म दोनों शो करते हैं, ये रिंग चेन आइसोमरिज्म है, जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हो। ये है आपके पास 2 ब्यूटेन नाम का एक कंपाउंड, ठीक है, 2 ब्यूटीन नाम का कंपाउंड। 2 ब्यूटीन का मतलब यानी कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और ये है आपके पास साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया है स्ट्रक्चर ऊपर वाला, तो C4H9 हो गया यहाँ पे। सो अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट है, लेकिन इनका फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इसीलिए ये रिंग चेन आइसोमरिज्म यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है और ये 1 ब्यूटीन है, ये दोनों कंपाउंड्स भी आपस में रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। उसके बाद है आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म ड्यू टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस जगह पे लगा हुआ है उसकी पोजीशन अगर 2 कंपाउंड्स में चेंज है तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, तो ये आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाता है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल अल्कीन्स का आता है, जैसे 2 ब्यूटीन है और 3 ब्यूटीन है, दोनों पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। कैसे कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास जाइलिन का एग्जांपल है। जाइलिन क्या है, जब भी टोलिन के साथ, अब टोलिन क्या है, बेंजीन प्लस CH3 टोलिन कहलाता है। अगर इसके साथ मैं एक और CH3 लगा दूं तो इसका नाम जाइलिन होता है। अब ये जो CH3 है ये O पोजीशन, M पोजीशन, P पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। O है ऑर्थो, P M है मेटा, P है पैरा। ये आपके पास रिंग में, बेंजीन रिंग में पोजीशंस होती है OMP, ठीक है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप, इसे आप कहते हो जाइलिन। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये O पे भी हो सकता है, M पे भी हो सकता है और P पे भी हो सकता है। अगर O पे है तो O जाइलिन, M जाइलिन और P जाइलिन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप मिथाइल फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। एक बार हमने O पे लगा दिया, एक बार M पे और एक बार P पे, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगा। उसके बाद है फोर्थ पे आपके पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स ये वाला आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से होता है। अब सारे फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमरिज्म ये वाला शो नहीं करते, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका जनरल फार्मूला भी सेम होता है और वो वही फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है, जैसे कि अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर दोनों का फंक्शनल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है। क्या है, CnH2n प्लस 2O। ये अल्कोहल और ईथर दोनों का जनरल फार्मूला यही होगा। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला दोनों का सेम होता है, CnH2nO, ठीक है।
और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। इनका जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, CnH2nO2, ठीक है। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड इसलिए बना हुआ है बिकॉज दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है, ये प्रोपनल है, ये प्रोपनॉन है, लेकिन ये प्रोपनॉन है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ़ कार्बन्स, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब सेम है। तो मतलब इनका फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखोगे तो डिफरेंट है। जाहिर है ये एल्डिहाइड है COH या CHO, और ये कीटोन है COR। करेक्ट। बाद है आपके पास ये एग्जांपल है किसका, अल्कोहल का और ईथर का। ये अल्कोहल है इथेनॉल, ये ईथर है मिथॉक्सी मीथेन। ईथर का IUPAC नेम क्या होता है, एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। किसी ने यहाँ पे लिखा है कि ईथर का तो फॉर मतलब नाम तो ऐसा नहीं होता, इथॉक्सी कहाँ से आ गया, तो कहीं से नहीं आया, ये IUPAC नेम होता है। आप जो कह रहे हो वो कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम क्या होता है ईथर का, एल्काइल एल्काइल ईथर, ठीक है। तो ये भी सही है, कॉमन नेम है लेकिन, ठीक है। एल्कोक्सी अल्केन, ये IUPAC नेम है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आपके पास फिफ्थ पे है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटा का वर्ड है, मेटा वर्ड का मतलब है बिटवीन, बीच में, मिडल। सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें दोनों साइड पे कुछ ना कुछ कार्बन चेन होती है। अब अगर दोनों साइड पे कार्बन चेन छोटी बड़ी है तो ऐसे दो कंपाउंड्स को आप बोलोगे मेटामेरिज्म। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ईथर है। कैसे, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, OR, ठीक है। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे है, एग्जांपल के तौर पे 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और एक कंपाउंड है जिसमें मिथाइल दूसरी साइड पे है और CH3 इस तरीके से एक साइड पे आ गया, या आप और भी इसकी पोजीशंस चेंज कर सकते हो। तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के दरमियान में आए, जैसे कि ईथर आपके पास मेटामेरिज्म शो करता है, तो ऐसे आइसोमर्स को आप मेटामर्स कहते हो। और यहाँ पे ईथर के अलावा कीटोन्स, अमाइंस, ईथर, ठीक है, ये 3 तो आपने याद रखने हैं। तो ये मेटामेरिज्म शो करता है। अच्छा, इसके अलावा मेटामेरिज्म बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो कार्बन चेन्स होंगी ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप वो अनईक्वल होनी चाहिए। ये दोनों कीटोन के एग्जांपल है। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे एक साइड पे 3 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन। सो ऑन आइदर साइड आपके पास नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए। ऐसे आइसोमरिज्म को आप मेटामरिज्म कहेंगे। चलिए, लास्ट है आपके पास टोटोमेरिज्म। इसको आप प्रोटोट्रॉपिज्म भी कहते हो। बहुत आसान है याद करना इसको, टोटो एंड प्रोटो, बस हो गया याद। प्रोटो आप याद करोगे किससे, पॉजिटिव से, और इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन है, जो आइसोमर वो ऐसे कंपाउंड्स जो कि आइसोमरिज्म शो करें ड्यू to the shifting of proton from one atom to another in the same molecule। सेम मॉलिक्यूल में अगर प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल से जा रहा है दूसरे एटम पे, एक एटम से दूसरे एटम पे जा रहा है, एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम पे, तो ऐसे आइसोमर्स को आप टोटोमर्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसे आइसोमरिज्म को आप टोटोमरिज्म या प्रोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से, पॉजिटिव आयन की वजह से हो रहा है। नाउ इसका एग्जांपल है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स टोटोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि ये इसके पास लोन पेयर था, ये यहाँ से ये लोन पेयर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन की इक्वली होगा, तो ये आ गया NH के पास, ठीक है, NH2 के पास, तो जिसकी वजह से ये हो गया NH3
और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज NH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया किससे, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से NH2 के पास चला गया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, टोटोमेरिज्म शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है, विनाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड ये भी टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, आई होप दैट रियली हेल्प्स एंड आपको आइसोमेरिज्म का जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो गया।